जैसे भी मैं आप सबसे भी कह भी रही थी कि थायराइड डिजीज कभी भी अलग से तो केस आना कि पूरा का पूरा पेशेंट ही थायराइड डिजीज इन प्रेगनेंसी का इज अ वेरी रेयर थिंग। हमेशा थायराइड डिजीज किसी के साथ मिलके आएगा, जैसे मे बी थायराइड डिजीज विद हाइपरटेंशन, और थायराइड डिजीज कैन बी एक्चुअली देयर विद द टाइप 1 डायबिटीज, और थायराइड डिजीज विद आईयूजीआर एक्सेट्रा। लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थायराइड डिजीज का भी होना चाहिए। दूसरी चीज ये कि कार्डियक डिजीज पे भी बात कर लेंगे। अगर किसी के पास केस हुआ तो वो केस कर लेंगे, वरना ये है कि कार्डियक का थोड़ा थोड़ा अगर क्वेरीज है उस पे बात कर लेंगे। सो इसलिए दोनों टॉपिक एक साथ ही रख लिए। कार्डियक का अलग पूरा केस आता है। कार्डियक इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उसमें वही बात है कि अगर तो आपको कॉन्सेप्ट है तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं है कॉन्सेप्ट तो फिर वो केस आप नहीं संभाल सकते हो वो स्टेशन ना एग्जाम में। सो कार्डियक को पढ़ के जरूर जाना पड़ता है। सो बता दो अगर कोई क्वेश्चन है, सो वी कैन स्टार्ट ऑफ विद द थायराइड डिजीज। हाँ जी। अच्छा, सो थायराइड डिजीज में मैंने एक आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर की है। आई होप नजर आ रही है सबको। जी मैम आ रही है। हाँ, ये मैंने इसलिए शेयर किया क्योंकि आई वांटेड कि आप जो हो आप लोगों को थोड़ा सा ना इसका कॉन्सेप्ट हो जाए तो वो बहुत बेहतर है। सो थायराइड डिजीज में वी ऑल नो कि थोड़ा सा पैथोफिजियोलॉजी, उसके बाद ये है कि अगर आपको कुछ नहीं भी आ रहा ना तो आप यू कैन एटलीस्ट आप आंसर दे सकते हो तो उससे रिलेटेड। प्रेगनेंसी के अंदर जो थोड़ा सा ओवरलैपिंग चीज है थायराइड की, ऑब्वियसली देर आर, सॉरी प्लीज मैं म्यूट करूंगी आप लोगों को। थायराइड के साथ मैं म्यूट सकूं, कैसे करूँ? ठहरो एक दरवाजा भी मिनट। ऐसे खुला हुआ है। ठहरो, मुझे तो इसमें से सब, प्लीज हाँ, आप अपने आप को सब नया खुला है। म्यूट कर लो। कौन क्यों शोर नहीं? मचा रहा है? सब्जीबाजी ने अपना खुद। हम्म, ठीक है, ओके। सो इसके अंदर भी नो के नॉर्मली जो फिजियोलॉजी है इसके, हाइपोथैलेमस प्रोड्यूसेस थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी से टीएसएच आएगा, टीएसएच जाके थायराइड के ऊपर एक्ट करेगा। थायराइड के ऊपर एक्चुअली यहाँ पर रिसेप्टर्स होते हैं, थायराइड टीएसएच रिसेप्टर्स। जब टीएसएच इसके ऊपर एक्ट करता है तो वहां से T3 T4 निकलता है। T3 T4 जो है आगे से नेगेटिव फीडबैक करता है ऑन हाइपोथैलेमस एज वेल एज पिट्यूटरी, जिससे कि नेगेटिव फीडबैक की वजह से ओवरऑल कंट्रोल हो रहा होता है। नाउ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लेसेंटा से दो हॉर्मोन्स आ रहे हैं, विच इज द ईस्ट्रोजन एज वेल एज एचसीजी। एचसीजी जो अल्फा एचसीजी यूनिट है वो शेयर करता है सेम रिसेप्टर विद टीएसएच, यानी एचसीजी आल्सो कॉजेज रिलीज ऑफ T3 T4। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि लिवर से जो है थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन बढ़ जाते हैं। थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन आर एक्चुअली द प्रोटीन्स इन द प्लाज्मा जो कि हमारे ब्लड में बाइंड करती है टू T3 T4। सो इस वजह से हम कभी भी प्रेगनेंसी में जब थायराइड फंक्शन टेस्ट कराते हैं तो हम कभी भी टोटल T3 T4 नहीं कराते, हम फ्री T3 T4 कराते हैं। टोटल इसलिए नहीं कराते क्योंकि अल्फा एचसीजी की वजह से भी T3 T4 बढ़ जाता है, देन थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन भी बड़ी होती है। सो T3 T4 की जो बाउंड फॉर्म है वो भी होती है। अगर हम टोटल T3 T4 यानी फ्री और कंबाइंड दोनों कराएंगे तो वो ओवरऑल बहुत हाई आएगा। हालांकि असल में ये T3 T4 इतने हाई नहीं होंगे, ठीक है। अल्फा सो यूनिट्स उसको अल्फा करता उसको है, या बीटा। बीटा नहीं करता, अल्फा। अल्फा अल्फा ओके। यूनिट शेयर करता है टीएसएच रिसेप्टर, राइट। सो इस तरीके से। सो आपने क्या अब याद रखना है कि प्रेगनेंसी में एक एचसीजी और एक ईस्ट्रोजन ये दोनों अफेक्ट कर रहे हैं T3 T4 को, जो कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। और उसके अलावा लिवर से थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन भी बढ़ जाती है, सो टोटल T3 T4 बढ़ जाता है। बट हम जब थायराइड फंक्शन टेस्ट प्रेगनेंसी में कराते हैं तो वो तो फ्री T3 T4 वाला होता है, राइट। सो ये तो एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है। अब देन वी हैव केसेस। अब जो थोड़ी सी बातें आपने याद रखनी है, चार तरह के केसेस प्रेजेंट करेंगे प्रेगनेंसी में, ठीक है। और वो कौन कौन से होंगे? एक होगा हाइपर थायराइड, ठीक है। इसके अंदर अब मैं लिखने बैठ गई तो फिर एक होगा हाइपर थायराइड, ठीक है। एक होगा हाइपोथायराइड। हाइपोथाय ऑब्वियसली वी नो व्हाट इज हाइपर एंड हाइपो। देन देयर आर टू मोर केसेस जो कि सब क्लिनिकल है, सब क्लिनिकल हाइपर थायराइड एंड सब क्लिनिकल हाइपोथायराइड।
हाइपर थायराइड के अंदर तो वी नो के हमें टीएसएच कम मिलेगा, राइट, बिकॉज टी थ्री टी फोर ज्यादा होंगे और टीएसएच कम होगा। हाइपोथायराइड के अंदर वी नो के टीएसएच बहुत ज्यादा होगा और टी3 टी4 कम होगा। इसके अंदर थोड़ी सी एग्जाम में जाने के लिए टीएसएच की जो प्रेगनेंसी की नॉर्मल रेंजेस है वो देख लेना। बहुत आसान है वैसे, उसको भी याद रखना। उसके अंदर आप यू रख, फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर तीनों में डिफरेंट है। फ्री टी3 टी4 की जो नॉर्मल रेंजेस इन प्रेगनेंसी है उसमें, जैसे मैं हम लोग तो याद रखा करते थे कि 0.1, 0.2, 0.3। ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर, और यहाँ पे 0.1 से 2.5, 0.2 से 3, और ये भी 3, राइट। सो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर की टीएसएच, बिकॉज टीएसएच पे ही हम बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे होते हैं टू 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 डिसाइड कि हमने जो है इसको ट्रीट करना है या नहीं करना। जो हाइपर थायराइड होता है उसके अंदर वी नो के कुछ ऐसा है कि टी3 टी4 ज्यादा बनेगा। तो यहाँ पर जो रिसेप्टर होता है ना टीएसएच का, जहाँ पे एचसीजी और टीएसएच दोनों शेयर कर रहे हैं, वहां पर एक एंटीबॉडीज होती हैं, उसको कहते हैं टीएसआई, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन, जो कि ग्रेव्स डिजीज में बढ़ जाती है। ये जो टीएसआई, इसलिए हाइपर थायराइड में एक कंडीशन जो कॉमनेस्ट मिलेगी वो आपको ग्रेव्स डिजीज है। ग्रेव्स डिजीज में ये, खैर मैं सबको एडमिट कर लूँ। सो ग्रेव्स, हाइपरथायराइड में आपने एक कंडीशन ग्रेव्स डिजीज को याद रखना है। और जो हाइपोथायराइड है, हाइपोथायराइड के अंदर भी अगेन वी हैव फ्यू एंटीबॉडीज विच आर इन द ब्लड विच इज थायराइड टीपीओ एंटीबॉडीज उसको कहते हैं। और उसके अंदर आपको टी3 टी4 के अगेंस्ट वो होती है, जिसकी वजह से आपको टी3 टी4 लेवल कम मिल रहा होता है, टीएसएच ज्यादा मिल रहा होता है। ठीक है। सो रफली अगर आपने थायराइड डिजीज एंड प्रेगनेंसी को याद रखना है तो आपको थोड़ा सा ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल साइकिल को याद रखना है। सेकेंडली आपको ये रिसेप्टर्स पे याद रखना है कि एचसीजी और एस्ट्रोजन तो नॉर्मली एक्ट कर रहे हैं, बट ग्रेव्स डिजीज के अंदर टीएसआई विच आर द एंटीबॉडीज। ठहरो मैं म्यूट कर लूँ यार, आप लोग सारे अपने आप को खुद ही म्यूट कर लो। इसको खांसी आ रही है, म्यूट कर लो भाई। ओके। यस, ठीक है। इसके अंदर बस ये दो चार छोटी छोटी चीजें, आपने ये वाली चीज अब आपने याद रखना है कि किसके अंदर हाइपर थायराइड आपको मोस्टली अगर मिलेगा तो वो ग्रेव्स डिजीज है। ग्रेव्स डिजीज में देर इज अनदर सेट ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स विच आर एक्टिंग और शेयरिंग द सेम रिसेप्टर एज टीएसएच, जिसकी वजह से टी3 टी4 बहुत हाई होगा, टीएसएच रादर कम हो जाएगा बॉडी के रिस्पॉन्स की वजह से। और टी3 टी4 जो है, जब बहुत हाई फ्री टी3 टी4 मिलेगा तो फिर आपने ऑब्वियसली इस टी3 टी4 को कम करने के लिए आपको एंटी थायराइड मेडिसिन यूज करनी है, जिसके अंदर दो तरह की मेडिसिन होती हैं, विच प्रोपाइल थायोरेसिल और कार्बामिज कार्बामिज कार्बिमाजोल, राइट। प्रोपाइल थायोरेसिल इज डेफिनेटली मच बेटर देन कार्बिमाजोल। उसकी वजह आपको सबको पता होना चाहिए, टेरेटोजेनिसिटी है, उसका भी एक टेबल होता है। आई सी इफ आई कैन शेयर दैट टेबल। उसमें आपको उसके सिर्फ साइड इफेक्ट्स को याद रखना है कि कौन सा प्लेसेंटा को क्रॉस कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। प्रोपाइल थायोरेसिल मिनिमल क्रॉस करता है और कार्बिमाजोल ज्यादा क्रॉस करता है। और उसके अंदर वो बीबी के अंदर कुछ एबनॉर्मेलिटीज कॉज हो जाती हैं, वो उसके कुछ नाम याद रख लेना। कुछ स्किन की एबनॉर्मेलिटीज हैं और साइकोलॉजिकल है, न्यूरोजेनिक है, वो सारा कुछ। उसके अलावा whenever there is hyperthyroid, we know whenever तो hyperthyroid में palpitation ज्यादा होगी। तो जब भी आप एंटी थायराइड मेडिसिन की बात करोगे, साथ में ही आपने बात करनी है अबाउट बीटा ब्लॉकर। ठीक है। वो थोड़ा सा बीटा ब्लॉकर, और ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह हाइपोथायराइड में डेफिनेटली, जहां पर हाइपोथायराइड है तो उसमें आप एंटीबॉडी टेस्ट जरूर कराते हो, टीएसएच आपको काफी हाई मिलता है, और इफ इट इज मोर देन 10 तो फिर आप उसको ट्रीट करते हो टीएसएच को। और उसकी ट्रीटमेंट में, बिकॉज दिस इज हाइपोथायराइड, तो डेफिनेटली पेशेंट नीड्स थायरोक्सिन। और वो हमें पता है कि लीवोथायरोक्सिन जो है वो हम उसको देते हैं फास्टिंग में, और उससे उसका बेहतर हो जाता है। रफली ये, अदर देन दैट इफ इट रिमेन्स अनकंट्रोल्ड, वी नो कि वो प्रीटर्म भी करेगा, वो बेबी के अंदर कुछ न्यूरोजेनिक इफेक्ट्स भी लेके आता है, बच्चे के डिलेड माइलस्टोन्स भी होते हैं। उसके अलावा थायराइड एंटीबॉडीज ऑल्सो क्रॉस द प्लेसेंटा, तो बेबी के अंदर भी आपको वही सारी चीजें रूल आउट करनी होती हैं आफ्टर बर्थ। तो थायराइड इज इन टोटल लाइक दिस। थायराइड टॉक्सिकोसिस भी एक कंडीशन होती है जो कि बहुत ज्यादा हाइपर थायराइड की एक एक्सटेंशन है। और उसके अंदर आपने
ऑब्वियसली इट्स एन इमरजेंसी, इट कैन इवन लीड टू कार्डियक अरेस्ट, क्योंकि इसके अंदर इतनी पेल्पिटेशंस और अरिथमियास भी हो सकते हैं। सो वो आप फिर अकॉर्डिंगली उसी को उस तरीके से ट्रीट करोगे। ठीक है, तो थायराइड में कोई क्वेश्चन है, इसको याद करने का मोर लेस यही तरीका है कि ये वाला आप एक तो फ्लो चार्ट, ये जो है रिफ्लेक्स साइकिल जो सारा है, ये आप याद कर लो। और थोड़ा सा आपको ऑब्वियसली पता होना चाहिए, मेडिसिन की डोजेस देख लेना। टीएसएच और इनकी थोड़ी सी वैल्यू जुबानी इसलिए पता होनी चाहिए ताकि आपको देखते ही रिपोर्ट समझ आ जाए किस चीज हाइपो और हाइपर। जो सब क्लिनिकल हाइपो हाइपर होता है उसके अंदर भी टीएसएच ही एक्सक्यूज मी, सब क्लिनिकल हाइपर थायराइड में टीएसएच इज लेस बट T3 T4 इज नॉर्मल। एंड सिमिलरली सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉइड में टीएसएच इज हाई। तो अभी तक कोई क्वेश्चन है तो आप बताओ। मैम, ऐसे ही अगर टीएसएच आउटसाइड द प्रेगनेंसी रेज्ड है, पेशेंट फर्टिलिटी की है, तो उसमें भी हम्म। 7 पॉइंट समथिंग पे टीएसएच को ट्रीट करना है ना? देखो, मेरा तो ये ख्याल होता है कि अगर पेशेंट इज हैविंग सब फर्टिलिटी और थायराइड फंक्शन टेस्ट रेंज है तो दे शुड बी ट्रीटेड। शी इज एक्चुअली सिम्टोमेटिक thyroid patient because she is having some fertility also, and that some fertility may be because of thyroid. So yes, मैम, भले फिर it's वो important सबके and लिए it's चलो, better. उसको कोई सिम्टम्स नहीं है, T3 T4 नॉर्मल है, फिर भी टीएसएच को ट्रीट करेंगे ना? अच्छा, बिल्कुल करना, क्योंकि देखो दिस TSH मे बी कॉजिंग एन ओव्यूलेशन। सो ये हमें फिर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस करना होता है कि वी शुड ट्रीट हर, क्योंकि शी इज हैविंग सब, शी मे बी हैविंग सब फर्टिलिटी बिकॉज ऑफ थायराइड ऑल्सो। तो इसी तरह कई दफा होता है कि पेशेंट इरेगुलर ब्लीडिंग या उसको कोई एचएमबी या किसी और इसके साथ आती है, एंड देन द सेम सिचुएशन इज देयर व्हेन शी शुड बी ट्रीटेड, क्योंकि ताकि थायराइड फंक्शन टेस्ट ठीक होंगे तो हम आगे उससे फिर फर्दर कुछ कर सकते हैं ना। जी मैम। जी। और ठीक है। सो थायराइड में आपने बस ये याद रखना है, और इसके अंदर दो मेन ड्रग्स होती हैं, प्रोपाइलथायोरेसिल और साथ लीवोथायरोक्सिन। और इनकी थोड़ी सी डोजेज और इसके इफेक्ट्स और वो सब। और नॉर्मली यही होता है कि प्रेगनेंसी में वी ऑलवेज नीड टू इंक्रीज द डोज अगर पेशेंट पहले से ही ले रही होती है, लेकिन वंस द डिलीवरी अकर्स एंड ज्यादा से ज्यादा भी हो तो 2 वीक्स के बाद, लेकिन अक्सर होता है कि इमीडिएटली आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी दोबारा वो प्री प्रेगनेंसी डोजेस में पेशेंट आ जाती है, बिकॉज प्रेगनेंसी के जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस है उसकी वजह से कई दफा डोज बढ़ानी पड़ती है थायराइड की। ठीक है। सो ऐसे और कोई बात? ठीक। तो कार्डियक डिजीज का अगर किसी के पास केस है तो वो कर लेते हैं, किसी ने प्रेजेंट करना है या वॉलंटियर करना है? जी यास्मीन। मैम, केस तो नहीं है, लेकिन मैं वॉलेंटियर करना चाहती चलो दैट्स ग्रेट, एक आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। वैसे किसी ने बिफोर वी स्टार्ट कोई कार्डियक डिजीज या थायराइड डिजीज से कोई क्वेश्चन करना है तो पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम यास्मीन का केस कर लेंगे। सैंकुम हूँ। डॉक्टर चैट अनुपा, बॉक्स में मुझे किसी एक ने लिखा जी क्यूरी था थी एक सर। डॉक्टर। क्वेश्चन। जी सॉरी। डॉक्टर एक क्यूरी थी आपसे डॉक्टर। हाँ, बताइए। डॉक्टर ये जो हम प्रोपाइल थायोरेसिल और कार्बामेजोल है डॉक्टर, काइंडली इसका बताएंगी कि मतलब ट्राइमेस्टर वाइज फर्स्ट सिप कौन सी है, और साइड इफेक्ट्स इसमें ट्राइमेस्टर ज्यादा कौन वाइज सी? भी बिल्कुल ठीक है। ट्राइमेस्टर वाइज तो सारे ट्राइमेस्टर्स में प्रोपाइल थायोरेसिल इज सेफर। अगर कोई पेशेंट बिफोर प्रेगनेंसी कार्बिमाजोल ले रही होती है तो शी शुड बी शिफ्टेड टू प्रोपाइल थायोरेसिल इमीडिएटली वंस द प्रेगनेंसी टेस्ट कम्स पॉजिटिव। उसकी वजह ये है क्योंकि कार्बिमाजोल क्रॉसेस द प्लेसेंटा। आई जस्ट नीड टू चेक इफ आई हैव अ फ्लू। मैंने देखा था इसका टेबल बना हुआ विच गिव्स अ वेरी गुड कंपैरिजन of the two drugs. yes मैं आपसे अभी इसको शेयर भी कर लेती हूँ। सो उसके अंदर ये होता है कि मैं आपको ठहरो भी स्क्रीन शेयर ही कर लेती हूँ। तो कार्बिमाजोल हैज मेनी साइड इफेक्ट्स, ये भी मैं आपसे शेयर करती हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक मिनट, स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। सो ये
यू कैन सी, इसको थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। ये इसका देखो कंपैरिजन, कार्बिमाजोल और प्रोपाइल थायोरेसिल, बिकॉज अभी उन्होंने एक क्वेश्चन किया है, तो आई थॉट कि ये मैं आपको साथ ही दिखा दूं। ये देखो, सो द थिंग इज के इसके अंदर प्लेसेंटल ट्रांसफर इज ऑलमोस्ट द सेम फॉर बोथ, और नियोनेटल हाइपोथायरॉयडिज्म भी दोनों में सेम होगा, लेकिन फीटल एनोमलीज जो है वो कार्बिमाजोल में काफी ज्यादा है, विच इज द एप्लेजिया क्यूटिस, विच इज अ स्किन प्रॉब्लम, इसोफेजियल एट्रीजिया एंड कोएनल एट्रीजिया, यानी न्यूरोलॉजिकल भी है, फेशियल एब्नॉर्मेलिटीज और वो सब भी है। प्रोपाइल थायरोसिल में इट्स रेयर, बट अगर हो भी तो वो फेस और नेक की कुछ सिस्ट होती हैं। डोजेस का कंपैरिजन है, और देन देयर इज हेपाटोटॉक्सिसिटी, देयर इज अ लिटिल अब जाहिर है जिसके अंदर लिवर का प्रॉब्लम या कुछ और ऐसे जिसमें प्रोपाइल थायरोसिल इज नॉट इंडिकेटेड, एक्चुअली इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, तो उसमें फिर कार्बिमाजोल ही जाएगा, कंसिडरिंग के उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं। लेकिन साइड इफेक्ट्स जो बेबी के ऊपर है और लिवर इज नॉर्मल, देन डेफिनेटली प्रोपाइल थायरोसिल इज द फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है। तो इस वजह से दो बोथ कैन कॉज एग्रानुलोसाइटोसिस एंड न्यूट्रोपिनिया, बट देन अगेन इट्स अ रेयर थिंग टू हैपन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है कि कंसिडरिंग द फीटल प्रॉब्लम जो टेरेटोजेनिसिटी है, उसमें प्रोपाइल थायरोसिल इज सेफर, इसलिए वो कर देते हैं। और सेकेंडली अगेन ब्रेस्ट फीडिंग में भी प्रोपाइल थायरोसिल इज बेटर। सो इसलिए ये आप कंपैरिजन का टेबल देख लो जो भी आपने क्वेश्चन किया, तो उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है। ठीक। सो और कोई बात? मैडम आप सब क्लिनिकल का बता रही थी, आपकी आवाज चली गई। सब क्लिनिकल का मतलब ये है कि थायराइड TSH इज deranged with normal T3 T4. If it is hypothyroid, then TSH is high with normal T3 T4. If it is subclinical hyperthyroid, then TSH is low with कंप्यूटर normal रख दो। T3 T4. उसमें फिर ट्रीटमेंट इन प्रेगनेंसी, उसमें फिर मेडिसिन नहीं देते, उसमें सिर्फ मॉनिटर करते हैं प्री T3 T4 से और TSH से। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम एग्जाम में ना क्वेश्चन पूछा था मेरे से कि ना कि अगर प्रोपाइल थायरोसिल फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो ले रही है तो सेकंड ट्राइमेस्टर में उसे स्विच करेंगे कार्बिमाजोल पे? नहीं, अभी तो मैंने दिखाया है, नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। कार्बिमाजोल तो देखो ना, द थिंग इज कि आप ये कहोगे कि दो तीन चीजें, LFTs ठीक है, उसके थायराइड फंक्शन टेस्ट ठीक चल रहे हैं विद प्रोपाइल थायरोसिल, एंड एग्रेनुलोसाइटोसिस और ऐसा कुछ डेवलप नहीं हो रहा, तो यू विल कंटिन्यू प्रोपाइल थायरोसिल। व्हाई वुड यू स्विच हर टू कार्बिमाजोल व्हिच एक्चुअली कॉजेज टेरेटोजेनिसिटी, और वो भी सेकेंड ट्राइमेस्टर में, जब सारा बेबी का हेड और वो स्किन का और वो सब जब बन रहा है, और उसके ऊपर वो इफेक्ट आ सकता है, तो फिर आप कार्बिमाजोल पे क्यों? अभी तो मैंने आपको टेबल इसीलिए तो दिखाया है, मैं इसको ना ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी, जी मैम। व्हाट्सएप ग्रुप में। थैंक यू मैम। ठीक है, यू वेलकम। और आप नॉर्मली भी देखो, वैसे तो वी डोंट एनकाउंटर मच पेशेंट्स विद थायराइड डिजीज इन प्रेगनेंसी, और सेकेंडली अगर हम हमें कभी इनकाउंटर हो भी जाए तो वो दिस इज एक्चुअली डेल्ट बाय द एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, इसलिए हम बहुत ज्यादा इस चीज में उस तरह हमारा प्रैक्टिस नहीं होती है या एक्सपोजर भी नहीं होता। बट द प्रॉब्लम इज के बट अगर आप देखें तो हमने प्रोपाइल था यूरिसिली देखी है और लीवोथायरोक्सिन ही देखी है पेशेंट्स को लेते हुए। इट्स वेरी रेयर दैट पेशेंट इज ऑन कार्बिमाजोल, एंड स्पेशली इफ पेशेंट इज ऑन कार्बिमाजोल तो फिर उसको सारे साइड इफेक्ट्स बता दिए जाते हैं। ठीक है जी। सो ठीक है, ओके। यस्मीन, फिर हम अब केस स्टार्ट करते हैं जी मैम। कार्डियक। क्विकली कर लेते हैं हाफ एन आवर में, क्योंकि कार्डियक पे पहले भी वैसे मैंने काफी क्लासेस ली नहीं है। सो किसी के बीच में कोई वैसे भी क्वेरी हो तो बीच में ही पूछ लें, ताकि वो अगर टाइम एंड पे ना भी रहे तो आपका साथ साथ सॉल्व होता जाए। सो पेशेंट इज 30 years of age, and she is gravida 2 para 1 with known case of valvular heart disease, and she is here with shortness of breath at 30 weeks of gestation. How will you manage her? 30 वीक्स पे है विथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है मैम। जी। Previous SVD है इसकी, gravida to para 1 with previous SVD 2 years back, alive healthy baby is there, and but she's a known case of valvular heart disease, and now ओके presents at 30 weeks with shortness of breath. ओके।
Assalamu alaikum. My name is Dr. Yasmin. I have read the instructions and I am ready for the structured discussion. I will first introduce myself to patient, confirm the data that are given in the scenario to build a repo. Then I will confirm that I will take the detailed history regarding her short of breath, including its duration and severity. Either it occur on the exertion or on the daily household activities or on the rest. Any associated chest pain or chest pain radiating to the left arm, or short of breath on the lying down, and how much she can take the steps up the stairs, so that I can categorize the NEHA class of the patient, and any associated previous, as my patient is previous known case of the valvular heart disease, I will take the thorough history regarding its duration, what medication she is using, and how is her previous record of the valvular heart disease, any surgical treatment taken for it previously, and what medication she is using for it, and any previous history of like stroke or DVT in the patient, and any associated cough or hemoptysis, and uh, or any other chest problem. And I will then take whether it is associated with the palpitation, associated fever, recently developed, and history of the cold and heat intolerance. And madam, then I will ask about any recent investigations for valvular heart disease, including recent echo done or not. Then I will take the thorough history regarding her gravida, as my patient is gravida too. I will inquire her last menstrual period, previous regularity of the cycle to confirm the gestational age, and then I will ask how is her pregnancy up till now, any treatment, any her regarding her antenatal visits, and any change of the medication due to her valvular heart disease in the pregnancy, and any hospital admission, and any dating scan or anomaly scan done, and whether it was normal or not, and how is our abdominal growth pattern, and abdominal growth pattern, and fetal movements, and whether the blood pressure is checked, is there any associated raised blood pressure for which she is taking any medication. Then I will take the past ops history of the patient, whether she was non-valvular heart disease in the previous pregnancy, and if yes, then any complication regarding her cardiac condition or regarding the ops complications, and how was her postpartum recovery period. And then I will take the past medical history, surgical history, and drug history, allergy history, smear, and socioeconomic history of patient. हम्म अच्छा देखो ठीक है। अब बात ये कि देखो सिनेरियो है ग्रेविटा 2 पैरा 1 प्रीवियस एसवीटी 2 ईयर बैक नोन केस ऑफ एल्विलर हार्ट डिजीज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ 30 वीक्स, ठीक है ना ये। नाउ द थिंग इज के अब ये जो आपका स्ट्रक्चर्ड जो टोक्स का स्टेशन है 10 मिनट का, अब इसके अंदर देखो ये जो पूरी लाइन पढ़ के ही हमें सबसे ज्यादा हम किस चीज पे एंशियस हुए। सबसे बड़ी बात ये कि वेल्वुलर हार्ट डिजीज है, प्रीवियस एक प्रेगनेंसी गुजर चुकी है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है यस 30 वीक्स पे। अब ये जो 10 मिनट है ना, इसके अंदर जो हिस्ट्री का सेगमेंट है इट हैज टू बी, अब इसमें आपकी हर वो चीज फौरन से कवर हो कि पता चले कि आपको ये नहीं कि यू आर स्टार्टिंग विद द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और वट एवर। अब बेशक आप इसको स्टोरी की तरीके से ले जाओ या आप अदरवाइज भी, अगर स्टोरी की तरह लेके जाओगे तो एग्जामिनर जरा ज्यादा उसको समझ में आएगा कि कि यू आर नॉट मिसिंग आउट एनीथिंग, क्योंकि वो एक सीक्वेंस में चीज होगी। चलो अगर स्टोरी में नहीं भी अगर आपने इस तरह तैयारी की हुई तो जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट आपने पॉइंट्स अब आपके माइंड में आ रहे हैं। देखो इस वक्त इस सिनेरियो को देख के मेरे तो माइंड, मैंने भी इस वक्त फौरन से ये सिनेरियो बनाया, मतलब आई ऑल्सो डिड नॉट हैव आइडिया कि ये वाला सिनेरियो होगा। लेकिन इस सिनेरियो को पढ़ते ही मेरे जहन में ये आ रहा है कि शी इज अ नोन केस ऑफ वेल्वुलर हार्ट डिजीज, तो मुझे ये सबसे पहले पता करना है कि कौन से वाले वेल्व की है, राइट साइड या लेफ्ट साइड। ठीक है, हार्ट डिजीज इज ऑल अबाउट राइट एंड लेफ्ट साइड। राइट साइड में बिल्कुल और कंडीशन और क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हर चीज डिफरेंट है, मैनेजमेंट डिफरेंट। लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट की डिजीज हर मैनेजमेंट, तो वेल्वुलर हार्ट डिजीज कौन सा वाला वेल, और
कौन सी साइड वाला वाल्व है, ठीक है। उसके अलावा ये कि ये डायग्नोज कब हुआ, वॉज इट डायग्नोज्ड इन द प्रीवियस प्रेगनेंसी, या ये कंजेनिटल हार्ट डिजीज है। उससे अगली बात ये कि अगर ये चलो नोन केस ऑफ वेलवुलर हार्ट डिजीज है, तो ये प्रेगनेंसी, पिछली प्रेगनेंसी में इसका क्या सिचुएशन रही थी, बिकॉज इट्स अ बिग थिंग, यू नो, शी इज अ नोन केस ऑफ वेलवुलर हार्ट डिजीज, पिछली प्रेगनेंसी हुई, उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई, तो वो सारी सिचुएशन कैसी रही। और उसके बाद ये कि अब आके व्हाई इज शी हैविंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एट 30 वीक्स, मतलब कुछ ओवरलैपिंग कंडीशन हो गई क्या, उसको अनीमिया हो गया क्या, उसे इन्फेक्शन हो गई, कोई और चीज ऐसी हो गई जिसकी वजह से उसके हार्ट पे इतना स्ट्रेस आया है कि अब वो हार्ट उस वेलवुलर हार्ट डिजीज को लेकर नहीं चल रहा। और सबसे पहले तो डायग्नोसिस ऑफ द हार्ट डिजीज है ना, कि वेलवुलर हार्ट डिजीज इज नॉट अ डायग्नोसिस, एग्जैक्टली व्हाट इज इट, is there tricuspid valve or the mitral valve, or is it's the pulmonary valve or the aortic valve which is involved? Is it the stenosis problem or the regurg problem? एंड ऑल्सो क्या कोई कंजेनिटल प्रॉब्लम है या रोमेटिक हार्ट डिजीज रही थी, या फिर उसको कोई एस्थेटिक वाल्व लगा, यू नो, इवन अगर एस्थेटिक या वो लगा तो शी मस्ट बी ऑन वेरी हाई डोज एंटीकोएगुलेंट्स। वो आपने जिक्र किया डीवीटी का आगे जाके, जिसपे मैं हैरान रहेगी कि वो क्यों बात शुरू होगी, क्योंकि वो आपने सीक्वेंस वाइज उससे पहले वाली बातें कवर नहीं की होंगी। सो इसको जब तक आप इस तरीके से ही कवर नहीं करोगे, जब भी कोई पेशेंट को क्रॉनिक डिजीज है, तो वी ऑलवेज स्टार्ट आवर हिस्ट्री विद दैट क्रॉनिक डिजीज। प्रेगनेंसी की बाद में बात, इफ शी इज क्रॉनिक हाइपरटेंसिव, तो वी आस्क करके ये चेक कब से है क्रॉनिक हाइपरटेंशन, व्हाट मेडिसिन आर यू टेकिंग, एंड उस क्रॉनिक हाइपरटेंशन का बॉडी पे क्या इफेक्ट हुआ, आईज पे, हार्ट पे या किडनी पे क्या इफेक्ट हुआ। सिमिलरली डायबिटीज, इफ शी इज क्रॉनिक डायबिटिक, तो हम उससे पहले पूछते हैं कि कब डायग्नोज हुई और वो क्या ले रही है और उसका बॉडी पे क्या। इसी तरह वाइट्रल ये वेलवुलर हार्ट डिजीज, अगर वेलवुलर हार्ट डिजीज है तो उसका भी हम सबसे पहले यही पूछेंगे ना कि व्हेन वाज इट डायग्नोज, एट द टाइम ऑफ बर्थ या पिछली प्रेगनेंसी के दौरान, या फिर क्या, या फिर कोई रोमेटिक हार्ट डिजीज उसको हुई थी चाइल्डहुड में जिसके बाद डायग्नोसिस हुआ। और उसके बाद आप फिर अच्छा कौन सा वाला वेल्व, अगर पेशेंट डजंट नो एग्जैक्ट डायग्नोसिस, आप उसे पूछते हो राइट साइड का, लेफ्ट साइड का, कौन सा वाला। और ये सब बातों के बाद हार्ट डिजीज में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि शी इज हियर विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो इज इट द फर्स्ट टाइम एवर दैट शी हैड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, या पहले भी हार्ट कभी उसका कॉम्प्रोमाइज हो चुका है बिकॉज ऑफ द वेलवुलर हार्ट डिजीज? क्या वो पहले आईसीयू का चक्कर लगा के आई हुई है, या उसको पहले ही ग्रेड 4 डिजीज लेबल किया गया है? सो ये सारी, बिकॉज वंस द पेशेंट ऑफ हार्ट डिजीज हैज बीन लेबल्ड एज ग्रेड 4 रिमेन्स ग्रेड 4, राइट। तो ये सारी चीजें बड़ी इसी तरीके से पूछनी है। उसके बाद बाकी की बातें, सो टू बिगिन विद अगर आप ये पूछ लेते कि वेलवुलर हार्ट डिजीज है, हाउ वाज इट डायग्नोज्ड, व्हाट मेडिसिन शी इज टेकिंग, हैज शी एवर बीन टू द मेडिकल आईसीयू बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, या कोई प्रोलॉन्ग एडमिशन हुआ हो, या शी वाज एवर ऑपरेटेड फॉर इट। और उसके अगर शी डजंट नो के राइट या लेफ्ट है, तो आप उसे पूछ सकते हो कि कभी उसे पल्मोनरी एडीमा या चेस्ट के सिम्टम्स तो नहीं डेवलप हुए, अगर चेस्ट के प्रॉब्लली हुए हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली इट्स द लेफ्ट साइड डिजीज, राइट। सो वो सारा कुछ आपने टू बिगिन विद इस तरीके से। उसके बाद यू कैन स्टार्ट ऑफ विद द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के लिए आप बेशक उससे पहले पिछली प्रेगनेंसी का पूछ लो कि वॉज इट डायग्नोज इन द प्रीवियस प्रेगनेंसी, या पता ही नहीं चला प्रीवियस प्रेगनेंसी में बाद में डायग्नोसिस बना। सो अगर पता था तो फिर उसका, फिर तो पूरा का पूरा के उसका थ्रू आउट कोई एको होते रहे, वो हार्ट रिमेन स्टेबल, बेबी में तो नहीं है, उसके किसी पेरेंट्स में, फैमिली में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम इस तरह की तो नहीं आ रही, स्पेशली देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ रोमेटिक हार्ट डिजीज। उसके बाद आपने उसके एनाल्जेसिया इन प्रीवियस प्रेगनेंसी ऑल्सो पूछना है कि क्या पिछली प्रेगनेंसी में एपिड्यूरल लगा था या कुछ और ऐसा जिससे कि उसको पेन रिलीफ, या पेन रिलीफ को हार्ट रिटेन करता रहा था, पेन के साथ भी ठीक रहा था। सो ये सारी बातें। उसके बाद आपने प्रेजेंट प्रेगनेंसी, उसमें फिर वो सारी बातें जैसे यास्मीन ने बोली, वो उस तरीके से चाहे ट्राइमेस्टर वाइज पूछ लो, एको की डिटेल्स पूछ लो, और वो सारा कुछ। तो वो आपने करना है। और अगर ये आपको कंजेनिटल हार्ट डिजीज लग रही है, तो फिर आप फीटल एको की बात भी पूछोगे। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट द डिटेल्स ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कि वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ उसको है भी कि नहीं है, और अगर है तो कितनी सेवेरिटी से है। उसके अलावा ये कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हुई क्यों, क्या अनीमिया आ गया, इन्फेक्शन आ गई, ट्रॉमा, ब्लीडिंग कुछ ऐसे अटैच हो गया जिसकी वजह से इसको ये प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। ये वो सारी चीजें जो बॉडी के ऊपर स्ट्रेस करती हैं, जिससे कि हार्ट डिजीज एग्रवेट हो जाती है। उसके अलावा फिर आप फर्दर उसके वो करोगे कि अगर ट्रीटेड डिजीज है क्या, ठीक है, इस तरीके से। जी यास्मीन, कुछ और ऐड करना है आपने इसकी हिस्ट्री में? जी मैम,
नहीं मैम, बस वो एनीमिया के सिम्टम्स और रीसेंट कोई ब्लीडिंग एपिसोड तो नहीं हुई, जैसे आपने अभी ऐड किया है कि ये एग्रावेटिंग सिम्टम्स हो जाएंगे उसके बिल्कुल थायराइड के बिल्कुल। लिए सुपरफिशियली पूछ लिया था कि हीट एंड कोल्ड इंटॉलरेंस। वो तो खैर ठीक है। सो आपने इस चीज को रूल आउट करके चलना होता है, और अगर कोई मेडिसिन ले रही है तो उस मेडिसिन की डिटेल्स। जी ठीक है। मैम। ठीक। तो आगे और किसी ने कुछ इसमें ऐड करना है या पूछना तो पूछ लें। ठीक है। सो जी यास्मीन, इसमें अब आप क्विकली एग्जामिनेशन बता दो। मैम एग्जामिनेशन में फर्स्ट डॉक्टर ऑफ ऑल ड्रग हिस्ट्री नहीं पूछेंगे डॉक्टर? ड्रग हिस्ट्री डॉक्टर तो ड्रग पूछ ली हिस्ट्री ना नहीं शुरू पूछेंगे में ही। इसमें? क्या? डॉक्टर ड्रग हिस्ट्री नहीं पूछेंगे क्योंकि वो तो तकरीबन पूछ ली पेशेंट्स ना। जो होती है बल्कि बिल्कुल पूछेंगे, शुरू नहीं में ही डॉक्टर, पूछ ली बेन। जी। डॉक्टर वालफेरिन ले रही है या, क्योंकि वालफेरिन तो हम फिर फर्स्ट टाइमेस्टर में 8 वीक्स तक तो वो स्विच ऑफ कर लेते हैं ना, ये भी पूछना जरूरी वो नहीं है हम इसमें? तब पूछेंगे। वो हम तब पूछेंगे अगर कोई इसको एस्थेटिक वेल्व लगा है, वेल्व रिप्लेसमेंट की हिस्ट्री है, और तो ही पेशेंट वार्फरिन या एंटीकोएगुलेंट्स पे होगी। तो ये बात वही मैंने आपको बताया था कि हमने शुरू में ही पूछ लिया कि कौन सी वाली डिजीज है और उसकी क्या ट्रीटमेंट ले चुकी है। अगर सर्जिकली कोई वेल्व रिप्लेसमेंट हुई है तो डेफिनेटली शी मस्ट बी ऑन एंटीकोएगुलेंट्स। तो फिर बिल्कुल जैसे आद्या ने बोला कि वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि वार्फरिन को हमने स्विच करना होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। ठीक है। मैडम जी ये जैसे डायग्नोस हुई थी तो हम वो से एलाबोरेट करेंगे कि कैसे डायग्नोस हुई थी उस वक्त, मतलब क्या था, बिल्कुल। किस शुरू वजह में से? बोला तो है मैंने ये सारी बातें, बिल्कुल हिस्ट्री वी विल एक्चुअली स्टार्ट विद दिस थिंग। यही जिस जी तरह अभी जैनब ने कहा कि वी विल स्टार्ट विद द डायग्नोसिस के आखिर ये वेल्वुलर हार्ट डिजीज है कौन सी, व्हेन वाज इट डायग्नोस्ड, हाउ वाज इट डायग्नोस्ड, और इसका बॉडी पे क्या इम्पैक्ट है, एंड व्हाट ट्रीटमेंट शी इज टेकिंग फॉर इट। ठीक है। जी मैम। जी मैम। गुड। चलो यास्मीन, एग्जामिनेशन बता दो। मैम एग्जामिनेशन में वेट एंड हाइट टू कैलकुलेट द बीएमआई, वाइटल्स इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर, पल्स फॉर रेगुलरिटी एंड rhythm and volume, and temperature and respiratory rate, and then the Pilarnes or jaundice, thyroid examination for any enlargement, JVP and cardiac examination, and the chest examination for any basal cracks especially, and then the parabdominal examination, for symphysiofundal height, any palpable uterine contractions, liquor volume, weight of the baby, and fetal heart sounds and presenting part. आपने कार्डियक एग्जामिनेशन कैसे किया? फिर मैम से बताओ। कार्डिक एग्जामिनेशन फॉर S1 S2 और एनी एडिट साउंड्स तो नहीं बस है, जेवीपी? ये तो है ही कार्डियक पेशेंट ना, इसके अंदर तो आपको पूरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एग्जामिनेशन करना है, जिसके अंदर देखो अब जब आप एग्जामिनेशन की बात करोगे ना, शी इज अ नोन केस ऑफ कार्डियक डिजीज। एक तो होता है कि चलो अनीमिया के साथ ओवरलैप हो रहा हो तो वो और चीज है, इसमें तो मैंने आपको सिनेरियो पे ही नोन केस ऑफ कार्डियक डिजीज दे दिया। तो उसमें अब क्योंकि ये 10 मिनट्स वाला स्टेशन है तो इसमें लेकिन फोकस चीजें तो कवर करो ना। यू विल स्टार्ट विद द पल्स, उसका रिदम कैसा है, रेगुलर है रिदम, वॉल्यूम और वो सारा फ्रीक्वेंसी वगैरह। उसके बाद आप उसकी ब्लड प्रेशर, फिर जेवीपी पे, फिर एडिमा पे कमेंट करोगे। उसकी चेस्ट का कंप्लीट एग्जामिनेशन स्टार्टिंग फ्रॉम इंस्पेक्शन, कोई पैल्पेबल उसको कोई कोई विजिबल मरमर तो नहीं है, यानी कोई विजिबल पेल्पेशन तो नहीं आपको नजर आ रही है ना, विजिबल पल्सेशन, वो उसके लिए आप करोगे। उसके बाद जब आप उसकी पेल्पेशन स्टार्ट करोगे तो यू विल इवन लुक फॉर द टेंडरनेस, एंड देन यू विल स्टार्ट विद द एपिक स्पीड लोकेशन कि वो एग्जैक्टली कहाँ पर है, इज इट एट द राइट प्लेस और इट इज diverted more towards the left side which will indicate the hypertrophy, but उसके बाद आप उसका सारे वैल्वुलर प्लेसेस में हैंड रख के पैल्पेबल मरमर देखोगे। ठीक है, इवन एपिगैस्ट्रियम में भी हाथ रख के, बिकॉज मरमर उसने भी एक्सटेंड कर रहा होता है। एंड देन यू विल डू ऑस्कल्टेशन, और ऑस्कल्टेशन के अंदर फिर आप एग्जैक्टली बोलोगे का कहाँ कहाँ पे, और लिटा के और फिर पेशेंट को बिठा के थोड़ा सा आगे बेंड करा के देन यू चेक फॉर द एओर्टिक एंड पल्मोनरी वाल्व्स एज वेल। तो इस बिकॉज शी इज अ नोन केस ऑफ कार्डियक डिजीज, तो इसमें आपको कंप्लीट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एग्जामिनेशन आना चाहिए, देन द सेक्रल एडीमा एज वेल एज द पीडियल एडीमा। क्योंकि बेशक वी मे नॉट be able to diagnose the cardiac disease on examination because obviously we are not the cardiologist, but we are and we should be able at least to pick up an extra added heart sound
और एटलीस्ट कोई उससे एबनॉर्मल पैटर्न आपको मिल रहा है, आपको कोई पल्स में कोई आपको एबनॉर्मेलिटी मिल रही है, वी कैन एटलीस्ट पिक अप द एबनॉर्मेलिटी इन द एग्जामिनेशन। ऑल्दो हम उस एबनॉर्मेलिटी को लेकर शायद डायग्नोसिस ना बना सकें, बट एटलीस्ट वी शुड नो कि इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। सो इसलिए आपको कंप्लीट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एग्जामिनेशन करना होता है कार्डियक डिजीज का एग्जाम के अंदर। तो ये आपने जरूर करना है, ठीक है? सिर्फ ऐसे नहीं बोलना, और इसी तरह ही बोलना है आपने, ठीक है? जी मैम। और मैम फिर आपने सॉरी, फिर आपने ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन कार्डियक डिजीज वाले पेशेंट में उतना ही इम्पोर्टेंट है कार्डियक एग्जामिनेशन जितना ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन। जी यास्मीन। मैम जो ऑस्कल्टेशन है, सिटिंग स्लाइटली बेंड करवा के आगे और लाइंग तीनों पोजीशंस में चेक करनी है। हाँ, वो जिस तरह हम करते हैं, हम एपेक्स बीट को करते हैं, वे हम लोकेट करते हैं उसको, उसके ऊपर जब हम अपना स्टेप रखते हैं, फिर हम पेशेंट को लेफ्ट करवट भी दिलाते हैं। वो आप कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एग्जामिनेशन कहीं से भी देख लो, वो जब हमारे मैम ये फाइनल ईयर आपने एमबीबीएस में अभी एक बेड बताया साइड की बैक बुक साइड होती वाली थी, बुक वो भी। वाली जो याद आ जी गई। मैम आपने हाँ, जब अभी बताया ना, वो हाउस जॉब में जो पढ़ी थी बैक हाउस साइड वाली जॉब और बुक, उसमें फाइनल क्या ईयर में क्या जो हम करते थे, इट्स द सेम थिंग। वही आ आप गई वो याद। वही ठीक है। किताब उठा के एक दफा से देख लो कि क्या स्टेप्स है, क्योंकि हमने वी में नॉट बी एबल टू चाहे हम फाइंडिंग एग्जैक्टली पिक भी करना मिस कर जाएं, बट द थिंग इज कि जो ऑब्वियस फाइंडिंग होती है वो मिल जाती है अगर आप सही एग्जामिनेशन कर रहे हो। लेकिन वी आर नॉट देयर टू मेक अ डायग्नोसिस आफ्टर आवर एग्जामिनेशन ऑफ अ कार्डियक डिजीज, क्योंकि वी आर नॉट द कार्डियोलॉजिस्ट, बट एटलीस्ट वी शुड पिक द फाइंडिंग एंड शुड नो द राइट वे ऑफ एग्जामिनिंग द पेशेंट, ठीक है? जी सो मैम। एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कार्डियक डिजीज, इसीलिए मैं कह रही हूँ कार्डियक डिजीज आसान होता है क्योंकि एक लिमिटेड और फोकस्ड सा टॉपिक है। लेकिन इसमें बात ये है कि अगर आप तैयारी नहीं करके गए कार्डियक डिजीज की, तो आप वो स्टेशन पास नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आप अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल सकते हो, ना वहां परफॉर्म कर सकते हो खुद से। और अगर तैयारी करके गए तो यू विल डेफिनेटली पास दैट स्टेशन, ठीक है? क्योंकि एक लिमिटेड चीज है इसके अंदर, मैम ठीक है? ये जो आपने बताया अभी, ये शॉर्ट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट ही वो वल्वुलर हार्ट डिजीज की दी गई हो, तो हमने पूरा हम्म एग्जामिनेशन उनको एक्ट करना है, उनको दिखाना है हम्म करके कि उसको पोजीशंस दे रहे हैं हम, और कहाँ पे स्टेज रख रहे हैं, जी चाहे हमें मरमर सुनने में नहीं भी आ रहा है। लेकिन जहाँ पे स्ट्रक्चर डिस्कशन है, वहां पे हम सुपरफिशियली, जैसे हमने पल्स के लिए इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट कर दी, और ब्लड प्रेशर के लिए कह दिया, एडिमा हम्म इंपॉर्टेंट है, और जेवीपी कह दी, और ये भी कह दें कि जी। हम सीपीएस एग्जामिनेशन करेंगे, उसकी इंस्पेक्शन, पेल्पेशन और ऑस्कल्टेशन तीनों करेंगे। तो ये एक्सप्लेन करना, जैसे अपने अभी आपने नहीं 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 एक्सप्लेन। नहीं, आपने सिर्फ ऐसे नहीं बोलना, आपने ना आई विल डू हर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एग्जामिनेशन इन पर्टिकुलर विच विल इन्वॉल्व पल्स, रिदम, और वो सारा कुछ जैसे मैंने आपको कहा, वॉल्यूम, रिदम, फ्रीक्वेंसी, हर ब्लड प्रेशर, जेवीपी, edema, facial, sacral and pedal edema, and then the complete chest examination, which will include inspection to see any visible pulsation, palpation that will include all the valvular areas and also the epigastrium to check for any palpable murmur, and then auscultation to localize the epic speed and to check for any added sound other than S1 S2। ठीक है? या तो इस तरीके से बोलो ताकि पता चले कि व्हाट डू यू एग्जैक्टली, आपने इंस्पेक्शन में एग्जैक्टली क्या देखना है, ना सिर्फ फिजिबल पोजीशन, स्कार मार्क वगैरह भी, शेप ऑफ चेस्ट भी, ब्रीदिंग पैटर्न भी। मतलब फिर आप ये सारी चीजें प्लीज बोलो तो सही कि इंस्पेक्शन में क्या देख रहे हो, पेल्पेशन में क्यों कर रहे हो, और वो सारा कुछ, ठीक है? ठीक है मैम। हम्म। अच्छा चलो, इन्वेस्टिगेशंस बता दो जल्दी से। मैम investigations including basic health profile of patient, complete blood count with date, and including hemoglobin and TLC count, platelet count, and हम्म। आवाज खत्म हो गई। जी। hello, हाँ जी random बताएं, ठीक है। survey of the patient। बेसिक and प्रोफाइल आगे, बेसिक हो गया, फिर आगे बताएं। मैम आगे जो है ECG and echo of the patient, and हम्म। previous treatment etiquette of the patient, and शाबाश। चेस्ट एक्सरे, वेरी बेसलाइन में चेस्ट एक्सरे, ईसीजी, और फिर इको आ जाएगा। नहीं, चेस्ट एक्सरे क्यों करा रहे हो प्रेगनेंसी में? वो हार्ट को ऐसा क्या आपने एक्सरे कुछ में देख नहीं लेना? मैम, चेस्ट एक्सरे के कोई और फैक्टर तो नहीं है, जैसे चेस्ट का कोई प्रॉब्लम?
नहीं नहीं, चेस्ट एक्सरे नहीं आपने कराना। चेस्ट एक्सरे की कोई जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट कि आपको रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन में कहीं आपको डीमा, प्लूरल डिफ्यूजन या डीमा का कोई सस्पेशन मिल रहा है तो वो भी हम ठीक तब है। देख लेंगे कि शील रख के हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। चेस्ट एक्सरे की तो जरूरत पड़ती ही नहीं है प्रेगनेंसी में, राइट। सो द थिंग इज कि आपने देखो बेसलाइन तो सारे कराने हैं, हर कार्डियक डिजीज के अंदर आपने दो, देखो ईसीजी एको तो कराना है, एक सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स भी करा लेते होते हैं। उसकी वजह ये है कि शी मे नीड एक बेसलाइन आ जाए, आपको आगे कोई मेडिसिन देनी होती है, आपको कोई ये लेसिक्स पे पेशेंट को रखना होता है तो आपको एक बेसलाइन वो मिल जाता है। उसके अलावा और कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं होती कार्डियक डिजीज में। जो उसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है वो सारा कुछ वो तो एको वगैरह पे डिसाइड हो जाएगा कि उसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ क्यों है। और वो तभी पता चल जाएगा कि हमने फर्दर और कुछ हमने अगर कोई मेडिसिन देनी है तो उस मेडिसिन से इन पर्टिकुलर टू दैट मेडिसिन कोई चीज हमें और चाहिए या नहीं। इसके अंदर साथ आप कॉल अटेंडेड बाय कार्डियोलॉजिस्ट भी ऐड कर लो। और बाकी ठीक है, ईसीजी एको वगैरह आपने बता दी, ठीक है। सो नॉर्मली बेसलाइन सारी ईसीजी एको और सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, उसके अलावा नहीं। चेस्ट एक्सरे पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, चेस्ट एक्सरे में कुछ नहीं आएगा एक्सेप्ट के पेशेंट का कोई आपको क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे प्लूरल एडीमा या इफ्यूजन आप सस्पेक्ट कर रहे हो तो वो भी हम देख लेंगे कि हमने उसमें चेस्ट एक्सरे का क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन नॉर्मली इतना हार्ट फेलियर वाला पेशेंट नहीं होता कि पल्मोनरी एडीमा ही डेवलप हुआ और लेफ्ट हार्ट फेलियर ही उसको हुआ और जिसके बाद वो आपके पास प्रेजेंट किया हुआ है। तो लेकिन ये है कि इसकी चेस्ट एक्सरे की जरूरत नहीं पड़ती होती प्रेगनेंसी में। तो आप सिर्फ ये बेसलाइन ईसीजी एको और सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स कार्डियक पेशेंट में करा लोगे। उसके अलावा कुछ चाहिए तो इट डिपेंड्स कि उसकी क्या मेडिसिन एंड इफ शी इज एडमिटेड इन आईसीयू तो उसमें फिर उसके बिकॉज इफ शी इज रियली इन पल्मोनरी एडीमा फिर तो आरएफटीज भी उसके साथ साथ होंगे, कार्डियक आउटपुट भी होगा। जी यास्मीन कुछ कहने जी लगे थे। बस यही है। और उसके अलावा जो है बेबी के लिए हमने डेटिंग स्कैन मांगना है, एनोमली स्कैन और रीसेंट ऑब्स्टेरिक स्कैन फॉर फीटल बायोमेट्री लाइक प्लेसेंटल लोकलाइजेशन एंड फीटल कार्डिक एक्टिविटी। ठीक है, एंड इफ इट इज अ जेनेटल हार्ट डिजीज इन द पेशेंट और इफ देयर इज जेनेटिक हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री ऑफ एनी हार्ट डिजीज तो हम फिर फीटल एको भी कराएंगे 20 वीक्स पे। जी मैम। ठीक है, गुड। ठीक है, और किसी ने कोई इन्वेस्टिगेशन ऐड करनी है? मैडम ये जैसे कि 30 वीक्स पे आई है तो इसमें भी हम इको कहेंगे, फीटल इको कार्ड? किसकी फीटल एको? पिछली जी तो जी हुई मैडम। होगी ना नॉर्मली स्कैन के साथ। अगर अगर अच्छा ये वो डिलीट। फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है और कोई जेनेटिक आपको डिसऑर्डर लग रहा है जिस तो फिर आप फीटल एको भी, जिसमें आपको शक हो रहा है कि देर आर चांसेस कि बेबी में भी हो सकती है तो फिर आप फीटल एको भी कराते हो। लेकिन जी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कराओगे। अगर पिछली मिस हुई भी है 20-22 वीक्स पे एंड यू थिंक के होनी चाहिए थी तो आप 30 वीक्स पे भी करा सकते हो। उसकी वजह ये है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ हमें पता तो हो कि बेबी के अंदर अगर कोई हार्ट डिजीज है तो जब बेबी आ रहा है तो फौरन से उसको जो भी रिससिटेशन या कार्डियोलॉजी पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट या जो भी अवेलेबल तो हो ना ताकि उसके कर सकें। जी मैम। मैम मैम इसमें TFTs करवाएंगे टू रूल आउट एनी थायराइड? सॉरी, मैम थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाएंगे मैम इसमें, अगर हिस्ट्री सजेस्ट कर रही हो मैम क्या डिफरेंशियल मतलब? डायग्नोसिस? मैम किस मतलब चीज के लिए? इसमें तो नॉन केस ऑफ एल्वुलर हार्ट डिजीज है। अगर कोई सिम्टोमेटिक थायराइड प्रॉब्लम है तो थायराइड की कराओगे, वरना क्यों थायराइड कराएंगे? जी सही है मैम, ठीक। ठीक है, ठीक है, चलो गुड। सो बता दो फिर। अब थोड़ी सी मैनेजमेंट भी बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हो यास्मीन जी। शहाना ने कोई मैम क्वेश्चन चुना है? मैम किसी ने चैट बॉक्स में लिखा है कि BNP जो ब्रेन नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड करवाते हैं हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म वाले पेशेंट, यहाँ पे सस्पेक्शन के हिसाब से ही करवाएंगे ना, अगर क्लिनिकली सस्पेक्ट कर रहे हैं तो? देखो बात ये है कि उसकी तो जरूरत ही नहीं है। मैंने कोई चेस्ट पेन का भी नाम नहीं लिया किसी भी। अब एम्बोलिज्म कहाँ से आ गया? आई टोटली डोंट अंडरस्टैंड। क्या ये पेशेंट एरिथमियाज में जा रहा है? जो आप एम्बोलिज्म से एरिथमियाज में जा रहा होगा तो वो तो फिर आपको एको में भी पता चल जाएगा। एम्बोलिज्म तो बिल्कुल ही और चीज आ गई ना। आपने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मारनी इस तरह के बिल्कुल। और इतने महंगे टेस्ट बगैर किसी वजह के और तो बिल्कुल भी नहीं। एम्बोलिज्म वाला नहीं है वो तो, और ही बिल्कुल पिक्चर है। मैम रोमेटिक अभी हार्ट जो है, डिजीज में नहीं फीटल एको कराते जी। मैम फाइंडिंग्स ताकि मैं जो है मैनेजमेंट हम्म, बता। बिल्कुल।
मैनेजमेंट से पहले आपने करना है कि आई वुड लाइक टू कंप्लीट माई इन्वेस्टिगेशंस और नो द रिजल्ट्स ऑफ माई इन्वेस्टिगेशंस बिफोर आई गो फॉर द मैनेजमेंट। तो हिस्ट्री। यस, मैनेजमेंट के देखो, मैंने तो आपको जो केस दिया था, इट वाज अ रूमेटिक हार्ट डिजीज और वेलुलर हार्ट डिजीज थी, which was not actually labeled as a high grade, बट अभी फर्स्ट टाइम उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हुआ है और उसकी एको इज एक्चुअली ऑल राइट विद लिटिल valvular stenosis present। और बट ये है कि द रेस्ट इज, ईसीजी भी उसकी फिलहाल ठीक है, रिदमियास वगैरह का उसमें नहीं है, बट इट इज द लेफ्ट हार्ट डिजीज। और उसका लेफ्ट साइड का जो वाल्व है उसके अंदर, माइट्रल वाल्व के अंदर बेसिकली उसका स्टेनोसिस है, और जिसकी वजह से उसको जिसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। हर हीमोग्लोबिन इज 10.5। और क्या चाहिए आपको? मैम स्टीनोसिस माइट्रल का बताया था आपने? जी। और पल्मोनरी एडिमा तो नहीं है इको पे? नहीं। नेहा क्लास। आप बताओ। मैम इट्स वो माइनर। हिस्ट्री। माइनर में आ रहा है बिकॉज यस इट ऑल्सो, हाँ हिस्ट्री में कैसे पता चलेगा, बता दो जल्दी से। हिस्ट्री में मैम अगर उसको यूजुअल एक्टिविटीज पे होती है तो नेहा 2 है, और रेस्ट पे भी होती है तो नेहा 3 और 4 में चली जाती है पेशेंट। ठीक है। तो मैम उस हिसाब से फिर लेकर चलेंगे। ठीक नेहा है। 1 जब इट्स उसका इट्स अ क्लास एग्जाम पे 2 चलती थी। बेसिकली बन रही है। तो बट वो अब आगे बताओ आप। Okay, ma'am. First of all, I will complete my missing investigations and then counsel the patient regarding the diagnosis that ओके she मिस। is pregnancy with valvular heart disease. That is the mitral valve stenosis with NEHA class 2. And so that it is all the end patient now is present is symptomatic and presented with a short of breath. All these are making her pregnancy as a high risk, and also it contains some it has some maternal and fetal complications. The maternal complications including the a need for interventions and need for treatment, hospital admissions, risk of arrhythmias and cardiac arrest. In the fetal complications including risk of IUGR, preterm delivery, and stillbirth. And then I will involve so that because of these complications and the high risk pregnancy, I will manage my patient as a with the multidisciplinary team involving me as an obstetrician, cardiologist, and a physician, एंड एंड इंटेंसिविस्ट अगर हमें उसको आईसीयू में एडमिट करना पड़े, लेकिन ये क्लास 2 है तो इसको अभी नहीं करना पड़ेगा। एंड आई विल मैनेज माई दिस पेशेंट नाउ एज अ इन पेशेंट, and I will explain why I'm admitting her because my patient is symptomatic. She's Neha too. I need to admit her for the rest and complete her investigations, stabilize her condition, do fetal-maternal monitoring. When the patient is stable, and then I will and patient is able to do rest at home and her condition is stable, then I can discharge her with the frequent antenatal visits. आई थिंक इज वेरी गुड। आपने अच्छा बताया, मैंने केस ही इतना आसान दिया, मैंने आपको यहाँ क्लासिफिकेशन 2 दे दी, और साथ मतलब इवन इफ शी कैन इवन बी डेल्ट एज एन ओपीडी केस, बिकॉज अगर टाइप 2 है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ में आपने उसे क्लासिफाई 2 कर दिया, और बट अगेन शी हैज कम टू द हॉस्पिटल, कोई मसला ही होगा। बट क्लासिफाई जब 2 हो रही है क्लिनिकली, तो उसके बाद आफ्टर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच एंड ऑल, डेफिनेटली यू विल counsel her, और उसका if needed you can start off her with the Lasix, or and then you can discharge her also, but as it is stage 2 या grade 2, तो उसमें कोई इतनी ज्यादा पैनिक की जरूरत नहीं है। और इवन अगर आप हॉस्पिटल एडमिशन नहीं भी करना चाह रहे, तो आप फ्रॉम होम भी उसे मैनेज कर सकते हो अगर उसकी कंप्लायंस है, with the obviously involving the cardiologist. Cardiologist is the one who always decides कि क्या आपने इसको एडमिट करना है या नहीं करना। वरना अगर तो ग्रेड 2 ही है तो उसको तो आप ना भी एडमिट करेंगे। ग्रेड 2 का मतलब यह है कि सिर्फ एक्सर्शन के ऊपर उसे एक सांस चढ़ता है, एक्सर्शन भी मिनिमल एक्सर्शन, यानी कि सीढ़ियां चढ़ेगी तो अब उसमें, और अगर उसकी, और फिर एको भी उसकी नॉर्मल आई हुई है, ईसीजी भी उसकी नॉर्मल है, बिकॉज शी इज अ केस ऑफ वेलवुलर हार्ट डिजीज, तो यस वील कीप हर इन फॉलो अप, और वो सारा तो हम करेंगे। तो वो तो नहीं है, लेकिन वही बात है कि अगर हाँ जी, कार्य पूछ लो, फिर मैं आगे चलती हूँ। जी मैम, सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था।
नहीं, ये डॉक्टर कारिया ने हैंड रेस किया हुआ है, इसलिए कह रही हूँ, वो अगर उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ ले। ठीक है, चलो वैसे ही किया हुआ है शायद। सो आपने फिर वो कर लेना है। ठीक है। अगर अगर यास्मीन यही पेशेंट होती ग्रेड 3, तो क्या करते हैं? Ma'am, for that, in the management, I will first do the history. I will first establish the diagnosis by doing history examination and investigations. Then I will हम्म। explain the diagnosis to the patient in empathetic way, because regarding the diagnosis that she is having pregnancy with the valvular heart disease, mitral valve stenosis with Neha class 3, and हम्म। that is making her pregnancy as a high risk because it contain the fetomaternal, it has some fetomaternal implications जो मैं उसको explain कर दूंगी. For that I will involve the I will for that I need to admit her for stabilization with the involvement of multidisciplinary team, including me as a obstetrician and a cardiologist, physician, intensivist. I will admit my patient in high dependency unit, proper rest, oxygen, and input output charting of my patient. If she is having palpitation, I will start the beta blockers. If my patient having any हम्म। if my patient having pulmonary edema, then I will start the Lasix and restrict the IV fluid, give the limited IV fluids at rate of 60 to 80 ml per kg हम्म। per hour. Sorry, ठीक per है। hour था मैम. After that, I will do the fetal-maternal monitoring along side by side, do her echo, and to check the progress and symptoms of the patient. And when her symptoms are improving, I will discuss the patient regarding the and along with the involvement of the cardiologist, I will discuss patient with the monitoring at home and frequent antenatal visits at weekly basis if patient becomes stable. हम्म। गुड। गुड। अच्छा, अच्छा, वैसे आपके ना मैनेजमेंट प्लान ज्यादा बेहतर है आपकी हिस्ट्री एग्जामिनेशन से। सो आई थिंक आपने मैनेजमेंट प्लान्स की बड़ी ये अच्छी तैयारी एक्चुअली की हुई है। आपने जो बीच में करवाए थे मैनेजमेंट प्लान, तो वहां से सुन सुन के पॉइंट्स जो है ना ऐड कर लिए हैं. बहुत आप तो यू आप डोंट मिस थिंग्स विच इज वेरी गुड, लेकिन अपने हिस्ट्री एग्जामिनेशन को भी उतना ही स्ट्रॉन्ग कर लो, फिर तो बहुत ही अच्छा माशाल्लाह हो जाएगा स्टेशन। सो बड़ा अच्छा आप बोलते हो, बिकॉज वेन एवर यू शुड बी वेरी क्लियर व्हेन यू आर एडमिटिंग द पेशेंट एंड व्हेन यू आर नॉट। स्टेज 2 तक में यू डोंट एट टाइम्स नीड टू एडमिट द पेशेंट। तो वो डिपेंड करता है उसकी कंप्लायंस पे, और इजीली शी कैन कम बैक फॉर द फॉलो अप, फिर तो उसको आप यू डोंट नीड टू एडमिट हर। बट वंस शी इज इन द माइनर से अगर वो मेजर की तरफ जा रही है, यानी स्टेज 3 या 4 है, तो इट्स बेटर। और स्टेज 3 या 4 को हम सीसीयू में, आईसीयू में ही एडमिट करते हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर करते हैं, उसका फ्लूइड ओवरलोड ना हो जाए उसको मॉनिटर करते हैं, उसका साथ में हम बाकी सारे टेस्ट करा के इफ नीडेड मेडिसिन लिजॉन विद द कार्डियोलॉजिस्ट स्टार्ट करेंगे, वो सारा कुछ ठीक है। एंड नेवर एवर डिलीवर द पेशेंट इफ शी इज इन एनी स्टेज 2 स्टेज 3, उसमें बिल्कुल भी डिलीवरी इंडिकेटेड नहीं होती। वी नीड to stabilize the patient before we plan anything, and a higher grade of cardiac disease is not an indication for early delivery. Instead, उसको stabilize करके we can even we then shift her to the inpatient ward, or later on she can be discharged if she is all right with the frequent follow-up visits. और इसका टाइम और मोड ऑफ डिलीवरी कब होगा यास्मीन? मैम 34 to 36 weeks, 8 34 to 36 34? weeks. नो क्यों? मैम, इन बिटवीन. ये मैंने रेंज इसलिए रखी है क्योंकि नेहा 3 है और पेशेंट, तो इस वजह से मैंने रेंज रखी है टर्म बस तक ले जाओ। 36. 34 तो बिल्कुल नहीं, मतलब फिर तो चाहे बच्चा भी ना बच्चे और अल्लाह खैर करे, सो फिर तो इट कैन नॉट बी प्री टर्म। मैम डिस्कस, सेकेंडली, जस्ट डिस्कस करेंगे, डिस्कस करने का डिस्कस क्या है. भी क्यों करेंगे? जो करना ही नहीं उसे 36. डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं? प्री अच्छा टर्म मैम. की कोई इंडिकेशन नहीं है ना। प्री टर्म की तो इंडिकेशन और होती है। प्री कार्डियक डिजीज इज नॉट एन इंडिकेशन फॉर प्री टर्म डिलीवरी। आप उसको टर्म तक 36 लेके पे जाओगे। डिस्कस ऑल करेंगे. यू नीड टू डू इज के व्हेन शी रीचेस नियर टर्म, मे बी एट इफ यू आर प्लानिंग। देखो, एक चीज याद रख लो,
You can take patient to even 39 weeks if she is not on any medicines with a cardiac disease, right? अगर वो स्टेज 2 एंड बिलो की पेशेंट है और शी इज नॉट ऑन एनी मेडिसिन, देन यू कैन टेक हर टू 39 वीक्स, बट इट्स ऑलवेज बेटर टू कीप अ चेक ऑन हर, क्योंकि ऐसा ना हो कि 39 वीक्स पे जाके वो अनस्टेबल होके आपके पास आ जाए. सो इस तरह भी कहते हैं कि यू कैन इवन कीप हर इन द हॉस्पिटल इन द लास्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी, मे बी फ्रॉम 38 वीक्स ऑनवर्ड, सो दैट शी शुड नॉट गेट अनस्टेबल. क्योंकि अगर वो 39 वीक्स पे आपके पास अनस्टेबल होके आ रही है, तो पहले आप उसे एडमिट करोगे, 1-2 हफ्ते उसको उसकी स्टेबलाइज करोगे कंडीशन, फिर बिकॉज डिलीवरी अनस्टेबल कार्डियक डिजीज के साथ नहीं हो सकती. अनस्टेबल कार्डियक डिजीज में अगर आप इंड्यूस कर दोगे तो पेशेंट ने अगर बचना था तो वो फिर नहीं बच सकेगी, बिकॉज लेबर इट सेल्फ इज अ स्ट्रेसफुल कंडीशन. और इवन एट द टाइम ऑफ बेबी के बर्थ एज वेल एज द डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा इटसेल्फ इज द मोस्ट स्ट्रेसफुल कंडीशन ऑन द बॉडी. उसकी वजह से कार्डियक ओवर एकदम से ओवरलोड होता है, बिकॉज जैसे ही प्लेसेंटा निकलता है एकदम से ब्लड वापस हार्ट में जब वीनस रिटर्न जाता है, तो कार्डियक ओवरलोड और कार्डियक स्ट्रेस के बहुत चांसेस होते हैं. सो वी नेवर इंड्यूस पेशेंट whenever she is unstable with a cardiac disease. So if you're planning to deliver her at 39 weeks because she's got mild cardiac disease, तो keep a check after 38 weeks onwards ताकि वो unstable होकर ना आए. 39 weeks पे she should be stable enough to be induced. अगर अगर if she's a case of cardiac disease which is on medicines, who is on medicines, then you can take her till 38 weeks, but you can keep her in the hospital from 37 weeks onwards ताकि at least वो 38 weeks तक unstable ना हुई हो. सो कार्डियक डिजीज में आप इस तरीके से चलते हो. कुछ इस तरीके से आप याद रख लो कि इफ शी इज नॉट ऑन मेडिसिन यू कैन टेक हर टिल 39 वीक्स. 40 वीक्स तक इसलिए नहीं, बिकॉज वो बेबी का साइज उसमें काफी वो हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और से बड़ा इन अ सेंस कि वो और ज्यादा पेशेंट के ऊपर लोड और एक अनप्लान्ड लेबर हो जाएगा. इस पेशेंट में प्लान्ड लेबर होना चाहिए विद गुड एनाल्जेसिया, और वो लेबर के अंदर जो जो है वो जैस्मीन हमें बताएगी. हेलो जी मैम. अच्छा यास्मीन, अब आप वो लेबर में इसकी मैनेजमेंट बता दो ना कार्डियक डिजीज की. Ma'am, when the patient is in the labor, I will inform the cardiologist and then admit the patient and maintain her IV line, keep her proper, oxygen by hand, and maintain the IV line and position में मैम prop up और उसमें slightly left lateral करना है patient को. गुड. Give good analgesia, good analgesia, keep the input output chart and give the fluids at rate of 60 to 80 ml if needed, if the patient is not taking not able to take oral fluids. Then and after that give good analgesia and keep monitoring continuous electronic fetal monitoring, labor care guide, and when गुड. try to try to try to shorten the second stage with the instrumental vaginal delivery, and then do the active management of the third stage of the labor with IV syntocinon infusion से करते हैं, concentrated infusion से, not with the direct dose of the syntocinon जो bolus dose होता है. हम्म. And then check for the completeness of the placenta and look for any worsening of the shortness of breath or new development of the shortness of breath. For first 24 to 48 hours, I will keep her admitting as an inpatient for observation or worsening of the condition. ठीक है. सो And मोरलेस इट वाज ऑल राइट. अब यही कहो कि लेबर शुड बी प्रेजेंट विद इंटेंसिव मॉनिटरिंग, जिसके अंदर आप उसका ऑब्वियसली पल्स पे भी रखोगे, साथ में आप उसके ऑक्सीजन सैचुरेशन को भी मॉनिटर करोगे. सो पल्स ऑक्सीमीटर विल बी अटैच्ड टू हर. फ्लूइड का आप उसका ध्यान करोगे, एनाल्जेसिया का ध्यान करोगे. सिंटोसिनॉन कॉजेस वाटर इंटॉक्सिकेशन, तो अननेसेसरी बहुत ज्यादा सिंटोसिनॉन तो नहीं. इन्फ्यूजन यस, ऑगमेंटेशन इज अलाउड इन दिस पेशेंट. इट्स नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड आईवी सिंटोसिनॉन जो हम इन्फ्यूजन में देते हैं, पर वो नहीं है. और फिर आप आईएम उसका मिथर्जिन और वो चीजें बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो वो उस तरीके से आप बोलोगे मोरलेस यू वर ऑल राइट. और एनाल्जेसिया में एपिड्यूरल एनाल्जेसिया इज वेरी गुड फॉर दिस टाइप ऑफ पेशेंट. और मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा बिल्कुल नहीं करोगे, ठीक है. तो बिल्कुल इसी तरीके से आप करोगे. किसी ने कुछ ऐड करना है? मैडम ये एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज कह सकते हैं, क्योंकि कहते हैं बिल्कुल कि कार्डियक पेशेंट में ये अपना आप है. बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है मैम. गुड. ठीक है. अस्सलाम सो वालेकुम मैम.
वेलकम सैम जी, कार्य। मैम मेरा माइक ना अनम्यूट नहीं हो रहा था दैट टाइम कोई बात इसलिए। नहीं, आप पूछ लो। अच्छा मैम, इफ दिस पेशेंट हैज हिस्ट्री ऑफ vulvotomy 3 months बैक बिफोर शी गॉट प्रेग्नेंट, देन व्हाट इज द चेंज इन मैनेजमेंट? क्योंकि मेरा ये केस आया था तो उसमें ये हिस्ट्री में था कि 3 months पहले पेशेंट की जो है ना vulvotomy हुई है और नाउ शी गॉट प्रेग्नेंट, और हाउ विल यू मैनेज दिस केस? कोई फर्क नहीं आएगा। Vulvotomy इज अ गुड थिंग फॉर द पेशेंट। इट मींस शी इज अ ट्रीटेड केस ऑफ कार्डियक डिजीज। ये तो और भी लो रिस्क हो गया, ठीक है ना। सो कार्डियक डिजीज की भी कुछ कैटेगरीज होती हैं के रिस्क फैक्टर्स के हिसाब से। ट्रीटेड केस ऑफ कार्डियक डिजीज इज अ गुड पेशेंट एक्चुअली। वल्वोटमी का मतलब ये है कि उसके वाल्वुलर स्टेनोसिस को रिकवर कर दिया गया। बेशक 3 months हुए हैं, ऑल्दो इट्स अ लेस टाइम ड्यूरेशन, बट देयर इज नो कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन दिस केस बिकॉज इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। शी विल बी रादर ट्रीटेड एज अ लो रिस्क पेशेंट, एज अ लो रिस्क कार्डियक पेशेंट, और उसको आप उसी तरह ही लेके चलोगे एज अ कार्डियक पेशेंट। शी इज अ नॉन केस बट शी इज अ ट्रीटेड केस, तो ये तो और भी अच्छा है, ठीक है। तो मैम इसमें लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन कंटिन्यू रखेंगे हम? नहीं रखेंगे ना, इसमें कोई इसको आर्टिफिशियल वैल्व तो नहीं लगा ना। नहीं, आर्टिफिशियल वेल्व का तो नहीं था इसमें। आर्टिफिशियल वेल में ही आप लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन देते हो, अदरवाइज तो नहीं दोगे। और मैम इसमें जो डिलीवरी प्लान करेंगे हम वो, सेम। क्योंकि मैंने इसमें नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी का बोला था तो उन्होंने बोला था मुझे कि तुम हर कार्डियक पेशेंट की नॉर्मल यस, डिलीवरी कर दोगी क्या? यस, अनलेस का नॉर्मल डिलीवरी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, कोई और ऑब्स्टेट्रिकल रीजन हो सिजेरियन की तो और बात है, वरना नॉर्मल डिलीवरी इज द बेस्ट मोड ऑफ डिलीवरी फॉर अ कार्डियक पेशेंट। ओके, ओके, थैंक यू। ठीक है, वेलकम जी। सानिया अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम जी, यही मैम एक तो यही था कि मोड पे जैसे इन्होंने बात कर ली ना, मोड ऑफ डिलीवरी पे कि बेस्ट जो है नॉर्मल हमारा। डिलीवरी, जी बिल्कुल। तो मैम बस यही कहेंगे कि सिजेरियन सेक्शन इज ओनली फॉर ऑब्स्टेट्रिक इंडिकेशन ना मैम? ऑब्स्टेट्रिकल रीजन जी। ठीक है मैम। और दूसरा मैम मुझे इसमें क्वेश्चन करना था कि ये जो हाँ, जैसे मैम ये पेशेंट थी ना नेहा 3 वाली, जब हमने इसको एचडीयू में एडमिट कर लिया, शी वाज शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, तो क्या वहां पे मैम स्टीरॉइड्स का जिक्र करेंगे मैम? बिल्कुल करेंगे, वेरी गुड पॉइंट। स्टीरॉइड्स भी देंगे बिल्कुल। सही है मैम, ठीक। ठीक है, गुड। मैम स्टीरॉयड जो है हम हर उस पेशेंट को देंगे ना जहाँ पे प्री टर्म जो भी मतलब मेडिकल डिसऑर्डर के साथ हाँ, प्री टर्म रिस्क बिल्कुल, है। जहां पे भी हल्का सा आपको रिस्क लगता है तो आप उसको 30 वीक्स के बाद दे और दो। ये भी जस्टिफाई कर सकते हैं कि आगे चल के अगर जो है जैसे इसको 7 डेज गुजर जाएंगे, इसका जो डोज है वो फेड ऑफ हो जाएगा इफेक्ट, तो हम डोंट एक। रिपीट ना। स्टीरॉयड को रिपीट करने की कोई इंडिकेशन नहीं है गाइडलाइन में भी। सिर्फ उस केस में आप रिपीट कर सकते हो जिसमें 26 वीक्स पे आपको देना पड़ गया, वो भी यू कंसिडर इफ यू रियली नीड टू गिव हर अगेन, वरना रिपीटिंग द डोज इज नॉट एक्चुअली रिकमेंडेड, बल्कि वो मैम उल्टा अगर इसकी टॉक्सिसिटी कर इसकी देता है। पेशेंट की फिर डिलीवरी 35 से पहले हो जाती है तो फिर उस केस में तो हम एक जो है एक डोज, कोर्स पूरा नहीं, एक डोज रिपीट कर सकते हैं। नहीं नहीं, ये कोई गाइडलाइन में ऐसी कोई डोज है नहीं। ठीक है मैम। ठीक है मैम जी, नफीसा। ऑल्सो के बुक में जो है ना एक्टिव मैनेजमेंट के लिए पहले तो ये होता था कि सिर्फ हम सिंटोदिन देते थे ना बोलस डोज, लेकिन उसमें ये जी भी लिखा था ब्रेन एंड्रोन्यूबी और जो डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग, ये सारी एक्टिव मैनेजमेंट की ही पॉइंट्स हैं। वो पहले ठीक है, फिजियोलॉजिकल गुड। में आती थी लेकिन अच्छा, एक्टिव में ऐड कर दी। तो अगर एग्जामिनर चलो पूछे दैट्स हमें गुड। कि जैसे आपने कहा कि एक्टिव मैनेजमेंट, वो तो आप सिंटो तो कंट्राइंडिकेटेड बोल रही है, फिर कैसे बोल रही है, तो हम ना ये इंट्रा पॉइंट्स में भी वो, ऐड करके। बिल्कुल बिल्कुल, बस आ जाओ, वो सारा जी। नफीसा अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम ये जो वालेकुम। रिसेंट पेरिपार्टम कार्डियोमायोपैथी वाली टॉक है ना, उसमें बीएनपी जी का जिक्र है कि बीएनपी 100 से ज्यादा, इजेक्शन फ्रैक्शन 45 से कम, दैट इज डायग्नोस्टिक फॉर पेरिपार्टम कार्डियोमायोपैथी। तो बीएनपी का जिक्र फिर हमने एग्जाम में करना है कि नहीं, क्योंकि कुछ नहीं, एग्जामिनर को देखो, माइंड। पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, इफ यू रियली थिंक दैट पेशेंट इज हैविंग दिस, उसके अंदर फिर भी आप कंसिडरिंग दैट टॉग आर्टिकल आप फिर मेंशन कर सकते हो। बट अदरवाइज, और वो भी उसमें आपको इजेक्शन फ्रैक्शन भी आपको कम मिल रही होगी, और उसमें आपको कुछ और इंडिकेशंस होंगी फॉर द कार्डियोमायोपैथी। लेकिन अगर जो कि नोन केस है वेल्वुलर हार्ट डिजीज का, तो उसके हर एक में तो नहीं ना आप इस तरह के टेस्ट करा दोगे। जी मैम।
मतलब आप कह रही हैं कि पहले हम इको की फाइंडिंग्स देख लें, अगर एको वहां तो पे करो, एको abnormality है। बिल्कुल बिल्कुल, हम्म, पहले अपना डायग्नोसिस तो देखो किस तरफ जा रहा है, उसके बाद आप कराओगे ना स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन जो है। ठीक है। मैम वहां पे वो ऐसे फंसा देते हैं, अच्छा तुम इसकी डिलीवरी करोगी, तो हम आगे ना बोल नहीं पाते। जैसे अभी अच्छा तुम देखो इसको जो अभी है आप देखो, अब मैं बताती हूँ, जैसे अभी आप लोगों ने मेरे से क्वेश्चन किया, किसी ने क्वेश्चन किया कितने वीक्स पे, यू हैव टू बी वेरी क्लियर, और आपने उसका जवाब उसी तरह देना है जैसे मैंने भी आपको, मैंने इसलिए आपको इस तरह नहीं बोल के दिया कि आपकी, आई नो कि इंशाल्लाह क्लैरिटी तो इससे होगी, बट ये क्लैरिटी आपने एग्जामिनर को भी देना है कि शुड नो दैट यू आर डिलीवरिंग हर एट 39 वीक्स। उसका रीजन ये है कि शी इज, हार्ट इज नॉट कॉम्प्रोमाइज, शी इज नॉट ऑन एनी मेडिकेशन, शी इज अ कार्डियक पेशेंट बट she is without medicines. So I am taking her till 39 weeks, but I am vigilant after 38 weeks because I don't want to receive her in an unstable condition at 39 weeks because 39 weeks is the limit. ठीक है ना? इसी तरह जब अभी किसी ने मेरे से पूछा कि हर एक में नॉर्मल डिलीवरी, यस हर एक में नॉर्मल डिलीवरी एक्सेप्ट फॉर एनी ऑब्स्टेट्रिकल रीजन इफ इट इज देयर फॉर द सिजेरियन सेक्शन। तो मतलब अगर आप एक लाइन ही क्लैरिटी में बोलोगे ताकि एग्जामिनर को पता चले कि यू आर वेरी क्लियर अबाउट योर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है ना? ताकि वो फंसाने वाली उनकी बात, वो कहते हैं ना जब आंखों में आंखें डाल के बात करोगे उस दिन पास होंगे। जी मैम। और चलो। अ, अगर मैम पेशेंट जो है लेबर में 38 वीक पे, अगर उसकी 37 to 38 मेडिकेशन पे है या कुछ भी है, हम उसको 38 से ज्यादा नहीं ले जा सकते। 38 पे वो लेबर में इट्स खुद बेटर, से नहीं जा रही। क्योंकि वो एकदम से लेबर में ना ना आ जाए, उसकी डिलीवरी प्लान्ड होनी चाहिए, ऐसा ना हो एकदम से लेबर में आए और वो अनस्टेबल हो। सो आपने कोई तो प्लान उसके सामने रखा हो कि इतने वीक्स तक, ताकि उससे आगे फिर हम ना जाए। ठीक है, सानिया ने फिर कोई मैम क्वेश्चन पूछना? मैम जी इंडक्शन शायद। से जो है हम लोड भी दे रहे हैं, तो इस वजह से 38 पे अगर पेशेंट डिलीवर नहीं हो रही, हम उसको ज्यादा नहीं ले जा सकते, तो इंडक्शन ना, कहेंगे। कर देंगे इंडक्शन ही तो करेंगे, जब जब जो हमारी लिमिट है उस पर इंडक्शन ही तो करेंगे। जी ठीक। सानिया। मैम मैंने ये पूछना लास्ट था कि अगर क्वेश्चन। जी मैम, अगर कोई पेशेंट प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व पे हो, अगर वो थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस भी ले रही है हेपरीन, तो मैम उसके लिए कोई खास मतलब चेंज होगा कि मतलब जैसे कि ये वो जो यूरोपियन सोसाइटी की गाइडलाइंस है उसमें कहते हैं कि मतलब आप जो हो, जी मैम, वो कि फिर 36 वीक्स तक फिर आप उसको अनफ्रैक्शनेटेड पे ले आओ, फिर बिल्कुल, उसके बाद। वो उसकी तो पूरी एक अलग वैसे डिस्कशन है, वैसे ये भी हम कर सकते हैं कि पूरा डीवीटी और ये जो थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस है उसके ऊपर ही हम एक अलग ही क्लास रख लेंगे जिसमें ये भी कवर हो जाएगा, क्योंकि वो तो फिर ये जो एंटीकोएगुलेशन वाला है इस पे तो कंप्लीट एक डिस्कशन है, फिर डिलीवरी के लिए उसको कब रोकना है, कब दोबारा शुरू करना है, एपिड्यूरल के लिए क्या करना है, वो तो दैट्स गोइंग टू बी कंप्लीट डिस्कशन एक्चुअली। ब्रिजिंग प्रोफाइलेक्सिस जिसको हम कहते ठीक है, उस पे हम चाहे अगली क्लास रख लेते हैं। हैं। मैम ब्रिजिंग प्रोफाइलेक्सिस जो है ना, वो गायनी के केसेस में भी हमें सीखना है। ऐसे ही है, तो नेक्स्ट रख लेते हैं। ठीक है, सो इंशाल्लाह वो फिर हम अगले संडे को वो कर लेंगे। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है थैंक इंशाल्लाह, यू सो मच मैम। चलो ओके, गुड लक।